कल 40 प्रश्न हो गया थे ना, 41 से होगा, हो गया। आइए देखिए 41 नंबर प्रश्न को। कर यदि M1 तथा, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर, ऑनलाइन वाले भी अब ध्यान दीजिए, मैसेज और करना छोड़ दीजिए, सब गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। यदि M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो वस्तु टकराने से पहले उनके वेग क्रमशः U1 तथा U2 एवं टक्कर के बाद उन वस्तु का वेग क्रमशः V1 तथा V2 हो तो संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में कौन मान्य है। क्लियर? यानी बात क्या कर रही है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आइए इसको समझते हैं। संवेग संरक्षण सिद्धांत कहता है कि अगर दो वस्तु टकराती है तो टक्कर से पहले का कुल संवेग, टक्कर से पहले का कुल संवेग बराबर होगा टक्कर के बाद के कुल संवेग के। क्लियर? अगर दो वस्तु आपस में टकरा जाती है, दो गतिशील वस्तु जब आपस में टकराती है तो टक्कर से पहले उन दोनों वस्तु का संवेग और टक्कर के बाद उन दोनों वस्तु का संवेग जो क्या होगा, बराबर होगा। संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत कहता है कि अगर बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाए तो संवेग में परिवर्तन होगा ही नहीं। एक वस्तु जो mv संवेग से गतिशील है, जब तक इस पर बल नहीं लगेगा तब तक इसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो दो या तीन या कितने भी वस्तु आपस में टकरा गया तो आपस में टकराने से बाहर से कोई बल लगा नहीं, वो आपस में क्या हो गया है, टकरा गया है। तो आपस में टकराने की स्थिति में, गतिशील वस्तु के आपस में टकराने की स्थिति में टक्कर से पहले टकराने वाले सभी वस्तुओं का कुल संवेग बराबर होगा टक्कर के बाद टकराने वाले सभी वस्तुओं के कुल संवेग के बराबर। क्लियर? यानी कि टक्कर से पहले का संवेग टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होगा। क्यों होगा? संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार होगा, क्योंकि जब टकराया है तो कोई बल बाहर से नहीं लगा है, और बाहर से अगर कोई बल नहीं लगाया है तो टक्कर से पहले का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग का क्या होगा, बराबर होगा। तो अब आइए समझते हैं। सवाल में कह रहा है कि दो वस्तु है, एक M1 है जो U1 वेग से चल रहा है और एक M2 है जो U2 वेग से चला रहा है। इनके बीच हो गया क्या, टक्कर। इनके बीच क्या हो गया, टक्कर। टक्कर के बाद M1 का वेग U1 से क्या हो गया, V1, और M2 का वेग U2 से क्या हो गया, V2। क्लियर? सवाल में दिया हुआ है कि M1 द्रव्यमान की वस्तु का वेग U1 है, M2 द्रव्यमान की वस्तु का वेग U2 है। ये दोनों गतिशील वस्तु आपस में टकरा गया। टकराने के उपरांत M1 का वेग U1 से क्या हो गया, V1, और M2 का वेग U2 से क्या हो गया, V2। तो संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार अब कौन सा रिलेशन सही होगा? तो संवेग संरक्षण के अनुसार टक्कर से पहले का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग क्या होगा, बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो टक्कर से पहले का कुल संवेग P बराबर mv, यानी द्रव्यमान गुना वेग को ही क्या कहेंगे, संवेग कहेंगे।
तो कुल संवेग हो गया m1 u1 प्लस m2 u2, होगा कि नहीं होगा? इसका संवेग यानी कुल संवेग दोनों को जोड़ दिए। अब बराबर टक्कर के बाद का कुल संवेग क्या होगा? बराबर होगा। यहां पर mv1 हो जाएगा। तो टक्कर से पहले का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर होंगे। क्लियर? बात समझ गए? तो यही रिलेशन सही है। m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। टक्कर से पहले का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर? आ जाए? समझ गए? फिर से समझ लीजिए। संवेग संरक्षण सिद्धांत कहता है कि दो वस्तु जब आपस में, या तीन वस्तु, चार वस्तु, कितने भी वस्तु, जब दो वस्तु टकराएगी तो टक्कर से पहले उनका कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के क्या होगा? बराबर होगा। सवाल में दिया हुआ है कि m1 u1 वेग से चल रहा है और m2 u2 वेग से चल रहा है, दोनों आपस में टकरा गया। टक्कर के बाद m1 का वेग u1 से v1 हो गया और m2 का वेग u2 से v2 हो गया। तो टक्कर से पहले का कुल संवेग, तो इसका संवेग m1 u1 और इसका संवेग m2 u2, कुल संवेग। टक्कर के बाद संवेग m1 v1 प्लस m2 v2, कुल संवेग जोड़ दिए, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ऑप्शन जो है ना मिस्टेक है थोड़ा सा। सी नंबर में जो है ना, अरे हल्ला नहीं करिए, आंसर बोल दिया है, हल्ला नहीं। तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, यहां पर प्लस दीजिए। सी नंबर में यहां पर प्लस दीजिए। क्लियर? सी नंबर में माइनस की जगह प्लस दीजिए, तब सही हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं होगा। तो m1 v1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, संवेग संरक्षण के अनुसार यही मान्य होगा। ठीक है ना? सी नंबर को बनाए हैं, सी नंबर में माइनस की जगह प्लस दीजिए, या आंसर क्या होगा वो तो आपको मालूम ही हो गया। आंसर यही होगा। क्लियर? नेक्स्ट, बंदूक का प्रतिक्षेप यानी रिकॉल किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। ठीक है? संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार देखिए, बंदूक से जब गोली दागी जाती है तो बंदूक पीछे की ओर झटका मारता है ना, तो इसको किस नियम के आधार पर प्रूव कर सकते हैं? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। इसे न्यूटन के तीसरे गति नियम पर भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन यहां पर दिया है किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। संवेग संरक्षण सिद्धांत पर यह किस प्रकार आधारित है, इसको भी समझ लीजिए। तो संवेग संरक्षण सिद्धांत कहता है कि गोली छूटने से पहले, गोली छूटने से पहले का कुल संवेग, गोली छूटने से पहले का कुल संवेग बराबर गोली छूटने के बाद, गोली छूटने के बाद के कुल संवेग क्या होगा? बराबर। संवेग संरक्षण सिद्धांत कहता है कि गोली छूटने से पहले का कुल संवेग, कुल संवेग का मतलब बंदूक प्लस गोली का संवेग, कुल संवेग मतलब बंदूक प्लस गोली का संवेग, गोली छूटने के बाद भी कुल संवेग दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। और जब गोली छूटा नहीं है तब गोली में भी वेग शून्य है और बंदूक में भी वेग, तो जब गोली नहीं छूटा है तो संवेग कितना?
जीरो। तो गोली छूटने के बाद भी संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार संवेग कितना रहना चाहिए? जीरो रहनी चाहिए ना। लेकिन गोली तो संवेग प्राप्त कर लिया, तो विपरीत दिशा में कौन संवेग प्राप्त कर लेता है? ठीक है, अगर गोली संवेग प्राप्त कर लिया m भी, तो विपरीत दिशा में बंदूक भी संवेग प्राप्त कर लेता है, m भी जुट कर क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत कहता है कि गोली छूटने से पहले जितना संवेग होगा उतना ही गोली छूटने के बाद होगा, और जब तक गोली छूटा नहीं है तब तो कुल संवेग जीरो है, क्योंकि ना तो बंदूक में कोई गति है ना ही गोली में कोई गति है, तो संवेग कितना? जीरो। तो गोली छूटने से पहले कुल संवेग कितना? जीरो। तो गोली छूटने के बाद भी कुल संवेग कितना? जीरो। लेकिन गोली तो मान लीजिए गोली छूटा तो वेग प्राप्त कर लिया, तो गोली का संवेग कितना? m भी, लेकिन होना चाहिए क्या? जीरो। तो विपरीत दिशा में बंदूक भी कितना संवेग प्राप्त कर लेता है? m भी संवेग प्राप्त कर लेता है। दिशा विपरीत होने के कारण दोनों का संवेग जुटकर क्या हो जाता है? जीरो। गोली छूटने के बाद भी जीरो, गोली छूटने के बाद भी जीरो। क्लियर है ना? अब विपरीत दिशा में भागता है बंदूक, गोली इधर तो बंदूक इधर, अब विपरीत दिशा में भागेगा तो दोनों का संवेग मिलकर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर हुआ? 0.5 kg के द्रव्यमान की एक वस्तु टेबल पर रखी है, तो टेबल पर रखी है तो भी कितना? जीरो। तो संवेग P बराबर क्या? m भी, यानी कितना? जीरो। तो इसका उत्तर कोई नहीं होगा, इसका उत्तर क्या होगा? जीरो होगा। इसका उत्तर क्या होगा? जीरो। किसी भी द्रव्यमान की वस्तु अगर टेबल पर रखी हुई है, किसी भी द्रव्यमान की वस्तु अगर टेबल पर रखी हुई है तो उसमें तो वेग है नहीं, तो वेग नहीं है तो संवेग क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर? आगे बढ़े। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान, ये क्वेश्चन हो चुका है, पिछले क्लास में हो चुका है ना। आइए दोस्तों, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर बाह्य बल सक्रिय ना हो, जब तक उस पर बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह न्यूटन गति का प्रथम नियम है, और न्यूटन गति के प्रथम नियम से ही बल की परिभाषा प्राप्त होती है। बल की, न्यूटन गति के प्रथम नियम से ही बल की परिभाषा प्राप्त होती है। और बल की क्या परिभाषा प्राप्त होती है? इसका मतलब है कि कह रहा, देखिए, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। इसी कथन से आपको क्या निकल जाएगा? बल की परिभाषा निकल जाएगा। किस प्रकार निकलेगा? तो बल वह कारक है जो स्थिर या गतिशील वस्तु के स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल वह भौतिक राशि है जो स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला देता है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। गैलीलियो का जड़त्व नियम, गैलीलियो का जड़त्व नियम और न्यूटन के प्रथम गति नियम, न्यूटन के प्रथम गति नियम लगभग बराबर ही है। दोनों का नियम लगभग एक जैसा है, लेकिन एक मूल अंतर है। वो मूल क्या अंतर है इसको आप समझ लीजिए। गैलीलियो का जड़त्व का नियम और न्यूटन का प्रथम गति नियम लगभग समान है, थोड़ा सा अंतर है। वो थोड़ा सा अंतर क्या है उसको आप समझ लीजिए। गैलीलियो का जड़त्व नियम क्या कहता है? गैलीलियो का जड़त्व नियम कहता है कि स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहती है, स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहती है। गतिशील वस्तु
गतिशील वस्तु गति में ही रहना चाहती है। क्लियर? स्थिर वस्तु यानी जो विराम में है, रेस्ट में है, स्थिर वस्तु स्थिर ही रहना चाहती है। गतिशील वस्तु गति में ही रहना चाहती है। आखिर क्यों? तो जड़त्व के गुण के कारण, इनर्शिया के गुण के कारण। एक गतिशील वस्तु गति में ही रहना चाहती है और स्थिर वस्तु स्थिर ही रहना चाहती है। आखिर क्यों? तो जड़त्व के कारण। तो गैलीलियो का जड़त्व नियम कहता है कि जड़त्व के गुणों के कारण स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहती है और गतिशील वस्तु गति में रहना चाहती है। यही है गैलीलियो का जड़त्व नियम। और जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर करता है? यानी जिस वस्तु में जितना अधिक द्रव्यमान होगा उस वस्तु में उतना अधिक जड़त्व का गुण होगा और वह वस्तु अपने स्थिति में परिवर्तन का उतना ही ज्यादा विरोध करेगा। अब न्यूटन का प्रथम गति नियम कहता है कि स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहती है, गतिशील वस्तु गति में रहना चाहती है, लेकिन तब तक जब तक उस पर बल ना लगे। यानी कि गैलीलियो के जड़त्व के नियम में अगर आप किसको जोड़ दीजिएगा? बल को। गैलीलियो के जड़त्व के नियम में अगर आप किसको जोड़ दीजिएगा? बल को, तो वह क्या हो जाएगा? न्यूटन का प्रथम गति नियम। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम और गैलीलियो के जड़त्व नियम में केवल किस शब्द को लेकर अंतर है? बल को लेकर अंतर है। जड़त्व का नियम यह कहता है कि स्थिर वस्तु स्थिर ही रहना चाहती है, गतिशील वस्तु गतिशील ही रहना चाहती है जड़त्व के गुणों के कारण। और न्यूटन का प्रथम गति नियम कहता है कि स्थिर वस्तु तब तक स्थिर रहेगी, गतिशील वस्तु तब तक गति में रहेगी जब तक कि उस पर बल ना लगे। यानी बल वह कारक है जो वस्तु पर लगकर उसके जड़त्व के गुणों को नष्ट कर देगा, उसके जड़त्व के गुणों को नष्ट कर देगा। क्लियर? बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो जब कभी आपको लगे कि गैलीलियो का यह जड़त्व नियम है, कि यह न्यूटन का प्रथम गति नियम है, तो आप सिर्फ एक बात को खोजिएगा। अगर बल का जिक्र है तो वह निश्चित ही किसका नियम होगा, और बल का जिक्र नहीं है तो वह किसका नियम होगा? गैलीलियो के जड़त्व नियम और न्यूटन के प्रथम गति नियम में केवल एक मूल शब्दों को लेकर अंतर है। किसका? बल का। तो गैलीलियो का जड़त्व नियम और न्यूटन का प्रथम गति नियम लगभग समान है, बस किसको लेकर अंतर है? बल को लेकर अंतर है। बल का जिक्र हुआ तो वो जड़त्व का नियम नहीं है, वो न्यूटन का प्रथम गति नियम है। बात समझ गए? नेक्स्ट, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। अब देखिए यहां पर किस बल की चर्चा की गई है? असंतुलित बल। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, बल जो है कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहां जिक्र करेंगे संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल और असंतुलित बल। अब संतुलित बल क्या है? बैलेंस फोर्स और दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स। संतुलित बल और असंतुलित बल, इसको समझिए। संतुलित बल और असंतुलित बल क्या है? संतुलित बल और असंतुलित बल क्या है, इसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये बोर्ड है या घर की छत, ऑनलाइन वाले भी ध्यान दीजिएगा, घर की छत पर कोई बल लग रहा है। घर का छत है तो क्या उस पर बल भी लग रहा है? घर की छत पर बल लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। गुरुत्व बल तो लग रहा ही ना है। पृथ्वी किसी भी वस्तु को गुरुत्व बल की तरफ से अपनी ओर खींचती है, तो घर की छत पर पृथ्वी का गुरुत्व बल तो लग रहा है, लेकिन छत जिस बीम पर टिका हुआ है वह बीम गुरुत्व बल के विरुद्ध छत पर बल लगा देती है, इसीलिए छत अपने स्थान पर टिकी हुई रहती है कि नहीं?
तो ऐसा बल जिसका प्रभाव शून्य हो उसे क्या कहते हैं? छत पर गुरुत्व बल लग रहा है जो छत को नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन बीम न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार विपरीत में उतना ही बल ऊपर की तरफ लगा रहा है, इसलिए छत अपने स्थान पर क्या है? स्थिर है। तो जब बलों का प्रभाव शून्य हो तो उसे क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। जब बलों का प्रभाव शून्य हो तब उसे क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। तो जब आपको लग रहा हो कि किसी वस्तु पर बल लग ही नहीं रहा है तो समझ जाइए कि कौन बल लग रहा है? संतुलित बल लग रहा है। यानी संतुलित बल वो बल है जिसके प्रभाव हमें नजर नहीं आते हैं। ब्रह्मांड में हर वस्तु पर बल लग रहा है। इस ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु है सब पर बल लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। लेकिन अगर आपको लगे कि कहीं पर बल लग ही नहीं रहा है तो समझ जाइए कौन बल लग रहा है? संतुलित। टेबल पर रखी किताब पर कौन बल लग रहा है? संतुलित बल लग रहा है। तो संतुलित बल ऐसे बल है जिसके प्रभाव हमें नजर नहीं आते, लेकिन असंतुलित बल वो बल है जिसके प्रभाव हमें नजर आते हैं। बल लगाने से वस्तु की दिशा बदल गई, वस्तु की आकार बदल गई, वस्तु गति में आ गया, वस्तु गतिशील था तो विराम में आ गया। तो ये सब कौन बल है? एक बल जो वस्तु पर लगकर प्रभाव उत्पन्न कर दे वो कौन बल है? और बल जब कोई प्रभाव ना उत्पन्न करे तो संतुलित बल। क्लियर? हम अपने दैनिक जीवनों में केवल किस बल का उपयोग करते हैं? असंतुलित बल का। संतुलित बल का हम उपयोग नहीं करते। न्यूटन के गति नियम में जिस बल की चर्चा की गई है वह किस बल की चर्चा की गई है? असंतुलित बल की चर्चा की गई है। क्लियर हो गया? संतुलित बल क्या है, असंतुलित बल क्या है? ऐसा बल जिसका प्रभाव क्या हो? जीरो। तो समझिए वो क्या है? और जब बल लगकर प्रभाव उत्पन्न कर दे तो उसे क्या कहते हैं? दैनिक जीवनों में जब भी हम बल की चर्चा करते हैं वह कौन बल होता है? असंतुलित बल ही होता है। संतुलित बल की अस्तित्व हमारे जीवन में नहीं है। यह सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो फिजिक्स पढ़ते बाद आपको जाननी चाहिए। क्लियर? तो किसी असंतुलित बल द्वारा पिंड में उत्पन्न त्वरण न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार F बराबर m है। तो त्वरण जो उत्पन्न होता है वो बल के क्या होता है? समानुपाती होता है। वो बल के क्या होता है? तो बल के समानुपाती। अनुक्रमानुपाती का ही पर्यायवाची है समानुपाती। चलिए, जमीन पर कोई खड़ा हो तो उसमें कौन बल लगेगा? तो बिल्कुल संतुलित बल लगेगा। अभी हम खड़ा हैं, आपको लग रहा है कोई बल लग रहा है? हम पर नहीं लग रहा है। तो मतलब हम पर जो भी बल लग रहा है सबका प्रभाव क्या है? शून्य है। और कैसा बल लग रहा है? तो एक जब देखिए, जब आपको लगे कि कहीं बल लग ही नहीं रहा है तो समझ जाइए संतुलित बल लग रहा है। जब आपको लग रहा है कि बल लग रहा है समझिए वो असंतुलित बल है। समझ गए ना? जब आपको ब्रह्मांड के किसी वस्तु पर लगे कि बल लग ही नहीं रहा है तो समझ जाइए कौन बल लग रहा है? उस पर संतुलित बल लग रहा है और उसके प्रभाव हमें नजर। जब भी आपको लगे कि बल लगा तो समझ जाइए कौन बल लगा? असंतुलित बल, और उसके प्रभाव हमें नजर आते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार किया गया प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगे होनी चाहिए। कल के क्लास में न्यूटन के तीसरे गति नियम पर 3 कॉन्सेप्ट बताए थे ना, तो यही बात है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। क्या है? न्यूटन गति विषय तृतीय नियम। क्रिया और प्रतिक्रिया। जल में तैरना न्यूटन गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना न्यूटन के तृतीय गति नियम के उदाहरण है। कैसे है? तो जब हम तैरते हैं तो हम अपने हाथों से पानी को क्या करते हैं? पीछे करते हैं। तैरते समय हाथों से हम जल को क्या करते हैं? पीछे की ओर धकेलते हैं।
तो तैरते समय अपने हाथों से जब हम जल को पीछे की तरफ धकेलते हैं तो न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार जल हमें आगे की ओर धकेलता है, और आगे की ओर जब धकेलता तो हम आगे बढ़ जाते हैं। यही प्रोसेस तैरना है। तो जल में तैरना न्यूटन के तीसरे गति नियम पर आधारित है। जल में तैरना न्यूटन के तीसरे गति नियम पर आधारित है। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो यह किसका नियम है? न्यूटन का या गैलीलियो का? ध्यान दीजिए, आपको बोले कि गैलीलियो के जड़त्व नियम में बल का जिक्र नहीं है। गैलीलियो के जड़त्व के नियम में बल का जिक्र है, यहां पर बल का जिक्र किया गया है। तो यह किसका होगा? न्यूटन का होगा। क्लियर? नेक्स्ट, बल की परिभाषा आती है। बल की परिभाषा आती है पहले नियम से। गति के पहले नियम से बल का परिभाषा आती है। दूसरे नियम से बल का फॉर्मूला आता है। और तीसरे नियम से बलों के बीच का संबंध आता है। गति के पहले नियम से बल का परिभाषा आती है, दूसरे नियम से बल का फार्मूला आती है, तीसरे नियम से बलों के बीच का संबंध पता चलता है। और बलों के बीच का संबंध यह है कि कहीं पर एक बल नहीं होता है। जहां भी होता है कितना बल होता है? 2 बल होता है। एक अकेला बल का अस्तित्व ब्रह्मांड में कहीं पर नहीं है। जहां कहीं भी बल है तो वहां पर कितने बल है? 2 बल है। एक क्रिया और दूसरा बल। 2 से अधिक भी हो सकता है कहीं पर, लेकिन 2 से कम बलों की उपस्थिति कहीं पर संभव नहीं है। तो बलों के बीच के संबंध यह है कि ब्रह्मांड में एक अकेला बल का अस्तित्व होता ही नहीं है। बल हमेशा जोड़े में ही कार्य करता है। बल हमेशा जोड़े में ही कार्य करता है। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल का परिभाषा ज्ञात होता है। न्यूटन के दूसरे गति नियम से बल का फार्मूला प्राप्त होता है। न्यूटन के तीसरे गति नियम से बलों के बीच का संबंध प्राप्त होता है। बलों के बीच का संबंध प्राप्त होता है। क्लियर? अगला, किसी पिंड के उस गुण धर्म को, उस कैरेक्टर को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति के स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो यह गुण क्या है? जड़त्व। जड़त्व के अस्तित्व का कारण क्या है? द्रव्यमान। जो वस्तु जितना अधिक द्रव्यमान वाली होगी उसमें उतना ही अधिक जड़त्व का गुण होगा। तो एक वस्तु में जो जड़त्व का गुण है, वह जड़त्व का गुण उसके द्रव्यमान के कारण होता है। और जड़त्व के गुणों के कारण ही वस्तु अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहती है। अर्थात स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहती है और गतिशील वस्तु गति में रहना चाहती है। न्यूटन के पहले गति नियम को क्या कहते हैं? गैलीलियो का जड़त्व नियम। गैलीलियो का जड़त्व नियम। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? गैलीलियो के जड़त्व नियम। नेक्स्ट, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ध्यान रखिएगा, इसको हम समझा सकते हैं तृतीय गति नियम के आधार पर। तृतीय गति नियम के आधार पर गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल से आगे बढ़ता है, इसको समझने के लिए हमें तृतीय गति नियम के आधार पर तृतीय गति नियम की सहायता लेनी पड़ेगी। अब तृतीय गति नियम क्या है? तृतीय गति नियम के अनुसार कैसे? तो जब घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो
घोड़ा अपने पैर से घोड़ा अपने पैर से बल लगाता है किस पर? पृथ्वी पर। लगाता है कि नहीं? जब घोड़ा गाड़ी खींचता है गाड़ी को तो अपने पैर से बल लगाता कहाँ? पृथ्वी पर। लगाता है कि नहीं? अब पृथ्वी पर जो घोड़ा बल लगाया तो न्यूटन के तीसरे गति नियम से पृथ्वी भी लगाएगा किस पर? घोड़े पर बल, और उसी बल से घोड़ा आगे की ओर बढ़ता है। तो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल से आगे बढ़ता है? तो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल से आगे बढ़ता है, न कि घोड़े के बल से। घोड़ा तो बल लगाता कहां पर? पृथ्वी पर। घोड़ा गाड़ी पर बल नहीं लगाता, घोड़ा लगाता है बल्कि हाँ पृथ्वी पर। तो न्यूटन के गति नियम के अनुसार उतना ही बल पृथ्वी लगाता है घोड़ा पर, और उसी बल से यानी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल से घोड़ा गाड़ी आगे की ओर बढ़ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री की दिशा में, उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसको समझा सकते हैं न्यूटन के पहले नियम या जड़त्व के नियम, या जड़त्व के नियम है। इसे समझा सकते हैं न्यूटन के पहले नियम और जड़त्व के नियम से। कैसे? तो समझिए, गाड़ी चल रहा था, गाड़ी चल रहा था, तो गाड़ी प्लस यात्री दोनों किसमें है? गति में। क्लियर? गाड़ी गति था तो गाड़ी और उसमें बैठा यात्री भी किसमें है? गति में। लेकिन ब्रेक लगा किस पर? तो गाड़ी क्या हो गया? लेकिन यात्री पर ब्रेक लगा है? नहीं लगा है। तो यात्री जड़त्व के कारण किस रूप में है? लेकिन गाड़ी पर तो ब्रेक लगा दिया गया है। तो गाड़ी में ब्रेक लगा दिया गया यानी बल लगा दिया गया तो गाड़ी रुक गया, लेकिन उस पर बैठा यात्री किसमें है? जड़त्व के कारण गति में ही बना रहना चाहता है। तो गाड़ी जगह पर रुक गया, यात्री कुछ आगे की ओर बढ़ गया। तो ये किसके कारण हुआ? ये जड़त्व के कारण हुआ। और जड़त्व के कारण को हम समझा सकते किस पर? न्यूटन के प्रथम गति नियम के आधार पर। और इस तरह के जड़त्व को आप क्या कहिएगा? गति जड़त्व। इस तरफ के जड़त्व को क्या कहिएगा? और वहीं जब बस अचानक चलेगी तो यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। गाड़ी जब अचानक खुलती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, वो भी किसके कारण? लेकिन वहां पर विराम जड़त्व काम करता है, क्योंकि एक गाड़ी स्थिर है, एक गाड़ी स्थिर है, एक गाड़ी स्थिर है तो उसमें यात्री और गाड़ी दोनों विराम में है। लेकिन गाड़ी चल पड़ा लेकिन यात्री विराम में ही रह गया, इसलिए वो क्या हो गया? पीछे की तरफ झुक गया। क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट, रॉकेट काम करता है न्यूटन के तृतीय गति नियम के आधार पर। रॉकेट जो है भारी भरकम गैस छोड़ता है पीछे की तरफ। ये गैस पीछे की तरफ छोड़ता है तो गैस बल लगाता है आगे की तरफ, रॉकेट आगे बढ़ जाता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका है किसके कारण? विराम जड़त्व के कारण, यानी विश्राम जड़त्व के कारण। यही नहीं कारण हो सकता है। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ पीछे खींचकर पकड़ता है? इसे आप समझा सकते हैं द्वितीय गति नियम के आधार पर। द्वितीय गति नियम के आधार पर क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ पीछे की ओर खींचकर पकड़ता है? तो ध्यान दीजिए, न्यूटन का जो दूसरा गति नियम है वो कहता है कि किसी वस्तु पर लगा बल संवेग परिवर्तन के दर के क्या होता है?
समानुपाती होता है। न्यूटन का दूसरा गति नियम, न्यूटन का दूसरा गति नियम कहता है कि किसी वस्तु पर लगा बल संवेग परिवर्तन के दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। न्यूटन का दूसरा गति नियम कहता है कि किसी वस्तु पर लगा बल संवेग परिवर्तन के दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन के दर के क्या होते हैं, समानुपाती होता है। क्लियर। अब संवेग यानी कि लगा हुआ बल, संवेग परिवर्तन के दर कल के क्लास में हम बताए थे। अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटे समय, बटे समय। तो न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार बल और समय के बीच कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है कि नहीं है। बल और समय के बीच कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। समय जितना अधिक होगा बल का मान उतना कम होगा, समय जितना अधिक होगा बल का मान उतना कम होगा। तो खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचकर किसको बढ़ा देता है, जिससे क्या घट जाता है, और चोट कम से कम लगता है। क्लियर, बात को समझे कि नहीं समझे। न्यूटन का दूसरा गति नियम कहता है कि किसी वस्तु पर लगा बल संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है, संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। तो बल जो है अगर संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती है तो संवेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं। तो कोई वस्तु का संवेग था, बल लगा तो संवेग बदलेगा, तो बदला हुआ संवेग अंतिम संवेग का, पहले का संवेग प्रारंभिक संवेग, अंतर और जितने समय में प्रारंभिक से अंतिम हुआ वो समय। तो न्यूटन के दूसरा गति नियम बताता है कि बल और समय के बीच उल्टा संबंध है। आरोपित बल जितने अधिक समय तक आरोपित होगा उस बल का मान उतना ही कम होगा। तो एक क्रिकेट के खिलाड़ी कैच लेते समय हाथ को पीछे खींचकर समय के मान को बढ़ा देता है, जिससे बल का मान घट जाता है और उसे चोट कम से कम लगता है, उसे चोट कम से कम लगता है। अब आइए यहां पर जो बात बताए है ना, वहां पर ये ऑप्शन है ही नहीं। यहां पर बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल त्वरित रह सकती है, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता है, हो सकता है उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता है। ये दोनों तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि कैच लेते समय बॉल जो है बल लगाएगा, व्यक्ति कैच लेने वाला बल नहीं लगाएगा। बल कौन लगाएगा, बॉल। तो कारण क्या है, समझ गए ना। यहां सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प आपका क्या है, ए है। जो बात आपको बताए वह बात ऑप्शन में है ही नहीं, तो जो है उसी में हमको सर्वश्रेष्ठ का चयन करना है। तो जो ऑप्शन है उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, ए है। कौन है, ए है, कि बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। नहीं तो मूल कारण क्या है कि खिलाड़ी अपने हाथ को इसलिए पीछे खींचता है कि बॉल के द्वारा लगाया गया, बॉल जो बल लगाएगा उसका समय अंतराल बढ़ जाए और बल का मान कम से कम हो जाए। खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींचकर समय अंतराल को बढ़ाता है, जिससे बॉल के द्वारा लगाए गए बल का मान कम से कम हो सके, कम से कम हो सके। नेक्स्ट, बल किसका गुणनफल है, F बराबर ma, द्रव्यमान गुना त्वरण का। किसी कालीन की सफाई के लिए उद्देश्य छड़ी से पीटा जाए तो कौन सा नियम लागू होगा, पहला नियम या जरूरत का नियम, पहला नियम या जरूरत का नियम, पहला नियम या जरूरत का नियम। अब कालीन की सफाई, कालीन में धूल है, आप उसे छड़ी से पीटेंगे तो कालीन को गति में ला दिए, लेकिन उसमें जो धूल है वो गति में नहीं आ सका। तो कालीन पर जैसे ठोकर मारे, कालीन पीछे, लेकिन उसमें जो धूल है वो अपने जगह पर रह गया और गुरुत्व बल के कारण नीचे गिर गया।
अब देखिए गद्दा सबको लाठी से पीटने से धूल अलग होता है ना, क्यों होता है? तो गद्दा को जब हम पीटते हैं तो गद्दा को तो गति में ला देते हैं, लेकिन उसके धूल जो है उसको वो बल प्राप्त होता, इसलिए वो अपने जगह पर रहता है और वो गद्दे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। वीडियो रुक जाता है, काहे रुक जाता है? यहां से तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, छत पर जाइए क्लास करिए। क्या यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर से तो एकदम 8 को कंप्यूटर लगा हुआ है और 8 कंप्यूटर में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। क्या वहां से करे? कोई पिंड समान त्वरण से गतिशील है, समान त्वरण से गतिशील है। त्वरण का मतलब प्रति सेकंड वेग का बढ़ते जाना, प्रति सेकंड वेग का बढ़ते जाना, तो उसका वेग क्या होगा, बढ़ता जाएगा। कोई भी त्वरण हो, समान त्वरण हो या असमान त्वरण हो, वेग क्या होगा, बढ़ते जाएगा। वेग क्या होगा, बढ़ते जाएगा। एक ही दिशा में समान वेग से ए और बी दो पिंड जा रहे हैं, ए का आपेक्षिक वेग बी के साथ क्या होगा? देखिए समान दिशा में ए भी जा रहा है और उसी दिशा में बी भी जा रहा है। समान वेग से इसका भी वेग मान लीजिए अगर 20 मीटर पर सेकेंड है तो इसका भी वेग कितना है? तो समान वेग से ए जा रहा है और उसी वेग से बी जा रहा है। जिस दिशा में ए जा रहा है उसी दिशा में बी जा रहा है, तो दोनों का एक दूसरे का सापेक्षिक वेग क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। यानी ए को लगेगा कि बी रुकल है, अभी को लगाएगा ए रुका हुआ है। समझे कि नहीं समझे? तो ट्रेन वाला आप सवाल बनाए होंगे, ट्रेन वाला, कि जब दो ट्रेन एक ही दिशा में एक समान गति से चलती है तो ट्रेन में बैठा यात्री को लगता है कि दोनों ट्रेन रुका हुआ है। तो जब समान गति से समान दिशा में दो वस्तु गतिशील है, दोनों का आपेक्षिक वेग एक दूसरे के विपरीत क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। चलिए, कार्य कंप्यूटर एक तो है सर 63 पर ध्यान दीजिएगा। शीशे की एक गोली दीवार से टकराकर नीचे गिर जाती है। शीशे का एक गोली दीवार से टकराकर नीचे गिर जाती है। क्लियर हुआ? ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर। शीशे का एक गोली दीवार से टकराकर नीचे गिर जाती है। एक समान द्रव्यमान के टेनिस का गेंद समझते हैं ना? हाँ, टेनिस का गेंद, वही जिसको कोस्को ठीक है। हाँ, कोस्को ब्रांड का नाम है। गौसम में टूर्नामेंट उसी बॉल से होता है, ठीक है, कोस्को बॉल से। वो टेनिस बॉल है वास्तव में। तो गौसम के टूर्नामेंट में अब उतना पैसा कौन लगाएगा, पैड खरीदेगा, बॉल खरीदेगा, और असली बॉल जो होता है एक ही बार चलता है, उसके बाद बदलिए। तो वही रबर का गेंद आप मान सकते। एक शीशे का गेंद शीशे की एक गोली दीवार से टकराकर नीचे गिर जाती है। एक समान द्रव्यमान के टेनिस का गेंद समान वेग से दीवार से टकराकर वापस हो जाती है। सही उत्तर क्या होगा? सवाल पर ध्यान दीजिएगा। यह दीवार है, शीशा का गेंद टकराया और टकराकर क्या हो गया, गिर गया। तो मान लेते हैं शीशा के गेंद जो टकराया उसका संवेग क्या है, mv, टकराकर गिर गया तो संवेग क्या हो गया, 0। शीशे का गेंद अगर दीवार से टकराया है, शीशे का गेंद अगर दीवार से टकराया है तो उसके पास कुछ ना कुछ संवेग होगा कि नहीं। टकराने के बाद वो क्या हो गया, गिर गया, तो उसका संवेग जो कुछ भी था एकाएक क्या हो गया, 0 हो गया। अब अगर दीवार से टेनिस का गेंद टकरा रहा है और वह टकरा कर, मान लिया उसका भी वेग क्या है, टकरा कर उसी वेग से
लौट गया, यानी उसका संवेग उतना ही बना रहा, लेकिन इसका संवेग अचानक क्या हो गया। तो सही उत्तर यह होगा कि शीशा के बॉल का संवेग अचानक 0 हो गया, जबकि टेनिस के बॉल के संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बात यही न हुआ है। शीशा का गेंद दीवार से टकराया और शीशा के गेंद दीवार से टकराया तो टकराकर गिर गया, यानी जो भी संवेग था वो अचानक क्या हो गया। लेकिन टेनिस का गेंद टकराकर उसी वेग से लौट गया तो उसके संवेग उतना ही बना रहा, यानी कि टेनिस के गेंद में संवेग परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि शीशे के गेंद में भयानक तरीके का संवेग परिवर्तन हुआ है कि नहीं है। तो सही उत्तर यह होगा कि टेनिस के गेंद में संवेग परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि शीशे के गेंद में बहुत ज्यादा संवेग परिवर्तन हुआ, अचानक संवेग 0 हो गया। देखिए क्या होगा उत्तर। क्या होगा, सी होगा। शीशे के गोली की संवेग में टेनिस के गेंद के अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तन होता है, अधिक परिवर्तन होता है। शीशे की गोली के संवेग में टेनिस के गेंद के अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तन होता है। क्लियर। कमेंट बाजी जो कर रहे हैं ध्यान लगाइएगा, सबने कुछ से कुछ कमेंट मार रहा है, ठीक है। एक तो एग्जाम सर पर है, गंभीरता बरतिए। सवाले कह रहा कि नहीं हुआ है, समझे कि नहीं समझे। और ये तो आम अनुभव है, ठीक है ना। संवेग 0 क्या होगा हमको उससे क्या मतलब है, सवाल जो कह रहा है उस पर हम आए। और वैसे आम जिंदगी का भी उदाहरण देखे होंगे कि रबर के गेंद को मारिएगा उसी वेग से आएगा, तो सिंपल सी बात है। क्या हाँ, यहां पर संवेग संरक्षण सिद्धांत पर नहीं है सवाल, उसी वेग से लौट गया। पहले जितना संवेग था उसी के पास उतना ही संवेग रह गया है। एक जेट इंजन काम करता है, जेट इंजन काम करता है संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार पर। कोणीय संवेग की बात तब होती है जब वस्तु कौन गति करे, जबकि जेट इंजन तो वृत्तीय गति करता नहीं है। एक होता है संवेग, एक दूसरा होता है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का अस्तित्व तब होगा जब वस्तु किस मार्ग पर गति करे, वृत्तीय मार्ग पर, सर्कुलर पाथ पर। तो एक जेट इंजन काम करता है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। कण के गति के द्रव्यमान की सर्वोत्तम परिभाषा। मान लीजिए कण मतलब पार्टिकल के गति, मान लीजिए गति किससे हो रहा है, वेग से, और उसके द्रव्यमान की सर्वोत्तम परिभाषा यानी कि mv की सर्वोत्तम परिभाषा किससे दी जा सकती है, किससे दी जा सकती है, उसके संवेग से। अगर किसी वस्तु के गति और द्रव्यमान को एक साथ बता देना है तो आप बताइए क्या, उस वस्तु का संवेग। संवेग एक ऐसी भौतिक राशि है, संवेग एक ऐसी भौतिक राशि है जो वस्तु के द्रव्यमान और वेग को एक साथ परिभाषित करता है, एक साथ परिभाषित करता है। क्लियर। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। जब तोप से दागा गया गोला बीच हवा में विस्फोट करता है तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। क्या बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। विस्फोट होने के बाद इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, परिवर्तन होता है किसमें, गतिज ऊर्जा। क्लियर। पहला दूसरा चैप्टर हो गया है ना। एकदम सीधा क्वेश्चन याद करिए, जितना अधिक से अधिक हो सकता है समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं ना, फिजिक्स में अगर आपको बिहार पुलिस का भी फॉर्म भरे हैं, सब भरे हैं ना। आपको यकीन दिलाते हैं अभी के सिचुएशन में सबसे बेहतर तैयारी यही है।
प्रश्नों के माध्यम से सिलेबस को डिस्कस करना, ठीक है ना। तो दोस्तों पहला और दूसरा चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है, पहला में 50 है और दूसरा में 67 है। जहाँ तक हो सकता है हम बताए हुए हैं, पूरा विस्तार पूर्वक बताए हुए हैं। जो भी बिहार पुलिस कैंडिडेट है उसके पास अब कोई दूसरा चारा नहीं है प्रश्नों को याद करने के अलावे। तो आज के क्लास को यहीं पर स्टॉप मारते हैं। अगले क्लास में हम तीसरे चैप्टर के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब मास्टर का तो फिर दिया है गड़बड़ सर्वर कर। अब दिया जो बीएड किया है वो 1 से 5 तक शिक्षक नहीं बनेगा। गजब, लगता है कि मास्टर बनने नहीं देगा। जिनका रुक रुक के चलता है ना, जिनका रुक रुक के चलता है वो लाइव बैच नहीं देखिए, वो वीडियो क्लास देखिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में ग्रेविटेशनल चैप्टर के प्रश्नों के साथ। बंद कीजिए क्लास।